जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सीटेट एसएसटी सीटेट पेपर 2 के ये क्लास 6 का हिस्ट्री का अध्याय 3 लेंगे, जो आपका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम अध्याय 2 तक कंप्लीट कर दिए थे। ये आपका क्लास एनसीईआरटी का हिस्ट्री का अध्याय 3 है। नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस चैनल पर आपका ये एनसीईआरटी बुक का 6 से 8 तक चलेगा और उसके बाद 9, 10 भी चलेगा एनसीईआरटी एसएसटी के लिए। तो सीटेट ये जो दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही नहीं, जनवरी में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो ज़रूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो ये चलते हैं आज अध्याय 3। इसके पहले अध्याय 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप भी देखते, अगर बुक है तो आप भी उसे सामने रखिएगा। और क्योंकि सीटेट में जो होता है कहीं पर से भी उठा लेता है बीच में से और उसका कथन और कारण बना देता है, तो उसके जरूर देखिएगा ध्यान से। पहला देखिए, इसमें है अध्याय 3 में आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। कहता जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये जो है जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? देखा कि कुछ लोग खंडहर जो थे घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूताहा घर कहा करते थे। अधिकतर अपने गाँव में देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ऐसा ही कहते हैं कि भूताहा घर है। तो और बड़े बुजुर्ग लोग के आदमी सब सुनते होंगे कि वो घर कितना पुराना है, किस तरह का है, उसके तारीफ लोग करते हैं गांव के लोग। लेकिन जो बच्चे जो होते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि भूताहा है। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कभी कहीं लकड़ी इस इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, मतलब लकड़ी देखा तो कहा कितना सुंदर नक्शे कहीं देखे आप? दूसरी महिला ने कहा। कहता हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये इन लोग सुन रहा था जब दो महिला आपस में बात कर रहे थे, तो कि इसके इतना पुराना खंडहर है तो इसके इतना लगाव क्यों है, हो सकता है, ये कोई भी बच्चा सोच सकता है। अब पढ़ते हैं इसके हड़प्पा की कहानी। कहता अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। अक्सर जो पुरानी इमारत होती है अपनी कहानी बताता है उस समय की। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। जब 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर लोग थे, उनको जो अचानक हड़प्पा पूरा स्थल पर पड़ा, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी क्या है आधुनिक पाकिस्तान में हो। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा की खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। यह सोचकर क्या किया, हड़प्पा के खंडहर से क्या किया, हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। वैसे इमारत जो था पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया, जब उखाड़ के ले गया ईंट था। कहता उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया।
इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। याद रखिएगा, पॉइंट कहीं पर से भी बना के दे सकता है। आगे चलते हैं, कहता है प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह क्या किया जाते हैं, नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुमने लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यानी बताइए, आप बताइएगा कि पुरानी इमारतें सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं, कमेंट में करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी नगरों को पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। वहाँ की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे में कहा जाए कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के वाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि बने। कहता है इन नगरों की विशेषता क्या थी, इन नगरों की विशेषता क्या थी, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो कहता है कि इन नगरों में कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पर पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। याद रखिएगा कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा था, तो नगर दुर्ग ने कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों सिरों को, चार दीवारों को पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। आगे चलते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। यानी कुछ नगर जो है, नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया था, खास तालाब, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। याद रखिएगा, महान स्नानघर कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यानी इस तालाब को बनाने में किसका किया गया, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाए गए। पानी ना रिसे इसके लिए ऊपर जो होता प्लास्टर के ऊपर क्या कर दिया गया, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। देखिए यहाँ पर दे देता है कि कितने तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी, तो दो तरफ से, और चारों ओर कैमरे बनाए गए थे, चारों ओर कैमरे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए क्या करते, इसमें भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट अवसरों पर क्या करते थे, स्नान किया करते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। याद रखिएगा, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य भागों में क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। क्या मिले हैं, यानी कहा, इससे पता चला जब अग्निकुंड मिला तो इससे क्या पता चलेगा कि यज्ञ होता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे ऐसे नगर हैं जो बड़े बड़े भंडार क्या मिले हैं, गृह भी मिले हैं। अब इसके बाद थोड़ा पॉइंट आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका महान स्नानघर है। आपको दो तरफ से, एक तरफ इधर देख लीजिए, एक तरफ इधर आपका सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है, और चारों तरफ से क्या है, कमरा है। आगे पढ़ते हैं कि अगला है, हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई देखो इस तरह होता था। दिखा रहा है यहाँ पर, एक दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमने नाले और सड़कें के बारे में पढ़ते हैं। इन नगरों के घर के आमतौर एक या दो मंजिले होते थे। इन नगरों के घर जो होते थे आमतौर पर एक या दो मंजिलों के होते थे, एक तल्ला या दो तल्ला के।
घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते। आंगन के चारों ओर क्या बनाए जाते थे? कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, यानी अधिकांश घर में एक अलग से स्नान घर होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। और कुछ घरों में क्या होते थे? कुएं भी होते थे। कहता है कई नगरों में ढके कुएं नाले थे। कई नगर ऐसे जो थे ढके हुए नाले थे, और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ऐसे क्या किया जाता था? सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। हर नाली में क्या होती थी? हल्की ढलान। आपके तो नाला ऐसे होता है कि वो ऊंचा रहता है, लेकिन पहले क्या होता था कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। लेकिन अब ऐसा नाला जो नहीं होता। हजारों साल पहले देख लीजिए कैसा व्यवस्था रहता था। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। क्या किया जाता था? अक्सर घरों की जो नालियां थी उस सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। जो बाद में क्या होते थे? बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। क्या किए गए थे? मेन होल, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। यानी मेन होल बना दिया जाता था जहाँ तहाँ, और उसे बाद में जाके सफाई करना आसान पड़ता था। घर जो है, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी जो बनाया घर हो गया, नाला और सड़क जो निर्माण होता था योजनाबद्ध एक ही तरीका से। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। घर पहले सड़क बन गया, फिर उसके बाद सड़क को कोड़ो, फिर नाला बनाओ, ऐसा होता अब। लेकिन पहले देखिए, पहले आज से हजारों साल पहले किस तरह का व्यवस्था होता था। यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताना है। कोई दो अंतर बताना है। अगला पढ़ते हैं, नगरीय जीवन कैसा था इन लोगों का, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के नगरों में क्या रहती थी? बड़ी हलचल रहा करती होगी। कहता यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतों बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी जो यहाँ के क्या थे? संभवतः क्या थे? शासक थे। और ये अभी संभव है ये शासक लोगों को भेजकर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। कहता है इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यानी नगर में जो थे शिल्पकार स्त्री भी रहते थे और पुरुष भी रहते थे। कहता है जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां के से उपयोगी वस्तु लाते थे। यानी वहां से क्या करते थे? उपयोगी वस्तु, और साथ ही लाते थे और सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी लाते थे। कहता है मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। इससे पता चलता, मिट्टी से खिलौना मिला, इससे पता चलता है कि मिट्टी से खिलौना जो बना बच्चा खेलता भी होगा। इस तरह देखिए, इसके पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला जो सबसे ऊपर जो है, इसमें देखिए यहाँ ये देख रहे हैं, ये सड़क बना हुआ, और इसमें नाला भी बना हुआ। क्या है? नाला भी बना हुआ। और उसके बाद कहता है कि ऊपर एक कुआं जो बाईं ओर से नीचे हड़प्पा की मुहर है। क्या है? हड़प्पा की मुहर है। कहता है इस मुहरे के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। कहता उप महाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर से पक्के मीटे की खिलौने हैं। ये दाईं ओर से पक्के क्या है? मीटे के खिलौने हैं। ये आपका मोहर है। क्या है?
मुहर, जो एक लिपि का प्रयोग किया गया है जो आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। अगला पढ़ते हैं नगर और शिल्प। कहता और सब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। यानी अधिकतर जो लोगों को वहां पर पुरातत्वविदों को मिला न, वहां पत्थर की मिला है, शंख, तांबा, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, वाट और फलक था। मनके, वाट और फलक था। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऊपर पत्थर के वाट देखो, ये जो है आपका वाट है, पत्थर के आपका वाट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन वाटों को बनाया गया, इन चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल पत्थर है, क्या है, बहुमूल पत्थर है और पत्थर कहता है और धातुओं से तौलने के लिए बनाया गया होगा। धातु से बनाया गया क्या हो गया, ये बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके है, ये क्या है, मनके है। इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थर के काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जाए। देखिए धागा डालकर क्या किया गया है, माला बनाया गया है। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। ये पत्थर के क्या है, धारदार फलक है। नीचे दाएं कढ़ाई वस्त्र, देखिए कढ़ाई वस्त्र, ये है ना कढ़ाई वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। याद रखिएगा कि कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रखिएगा। उसमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहनने को दिखाया गया इसे, ये क्या है, कढ़ाईदार आपका वस्त्र बनाया दिखाया गया। आगे पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के क्या बनाते थे, मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। याद रखिएगा डिजाइन जो किया रहता था काले रंग से खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन पर करते थे। अगला पढ़ते हैं यहाँ पर दिया हुआ अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था। अध्याय 2 में हम आप लोग के वीडियो अपलोड है, नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा उसे भी और बताइएगा उसके अनुसार कि तुमने जिन गांव में के बारे में पढ़ा वहां भी धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के वाट बनाते थे, ये जरूर बताइएगा। समझता कहता 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पूछेगा कितना साल पहले, तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ये पकी मिट्टी तथा फ्यान से बनी तकलियां शुद्ध कताई का संकेत देती है। आगे पढ़ते हैं इस पॉइंट कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। यानी विशेषज्ञ किसको कहते हैं, यानी जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों या पच्ची कारी करना ये आदि। पृष्ठ 26 पर चित्रों देखो और कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, यानी बिना मूर्तिकार का नहीं कर सकता, उसके लिए प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा। आगे पढ़ता हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता। यह हमें पता नहीं
क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं, ये पता नहीं है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम के में दक्ष थे। यानी शायद कहता है कि कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में क्या थे, दक्ष थे। आगे पढ़ते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रेयांश, पत्थर और शंख प्राकृतिक और तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन श्रेयांश को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। श्रेयांश से मनके, चुनिया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, कच्चे माल की खोज में। कहता है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयास के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। ये आपको मिला है। आगे है, देखिए यहाँ हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देशों में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉइंट याद रहेगा, पॉइंट बना के दे देगा कि हड़प्पा के लोग तांबा का आयात जो कहाँ से किया करता था, तो राजस्थान से, और पश्चिमी एशियाई देश से ओमान से भी तांबा का आयात करता था। कहाँ से, राजस्थान से और यमन से। फिर उसके बाद है कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाती थी, और धातु टीन का आयात जो किया जाता था, टीन धातु का, आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से, और सोना का आयात जो किया था कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं पर से बना के दे देता सीटेट में, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट होता आपका एनसीईआरटी का। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। कहता है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौने है और दूसरी एक मुहर। यानी ये जो आपका क्या है, आपका एक खिलौना है, ये क्या है, खिलौना। ये क्या आपका एक मुहर है, क्या है आपका मुहर है। कहता है क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्याय में क्या तुमने पहिया वाले वाहनों की जानकारी दी गई है, पिछले अध्याय में। कहता बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। यानी आजकल जो हल चलाने वाला जो है ज्यादातर मैं आपका पुरुष ही मिलेगा। देखिए हाल है, तो क्या यही कह रहा है कि पता नहीं कि हड़प्पा में भी यही प्रथा प्रचलित था कि ज्यादातर पुरुष ही चलाते थे या महिला भी चलाते थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन क्या था। कहता लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। नगर के अलावा गांव में जैसे अभी भी रहते हैं। वे आज अनाज उगाते थे। क्या करते थे, अनाज उगाते थे, और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। क्या करते थे, किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले लोगों को, शासकों को, लेखकों को, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जैसे आज होता है, किसान गांव में रहता है और शहर में रहने वालों को देता है। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे।
जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल का प्रयोग क्या थी? नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए। क्या हुआ? हल नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। क्या करते थे? लकड़ी के। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले, लेकिन बचा तो नहीं है, लेकिन हल के आकार के क्या मिला है? खिलौना। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। कहता संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। पानी का क्या करता था? संचय, जैसे अभी किया जाता तालाब में, और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। जैसे अभी भी तालाब कहीं पर खुदाया जाता है, और फिर पानी जब बरसात वाला होता है भर जाता है, और फिर जिस आवश्यकता पड़ता है तो आप सिंचाई कर सकते हो। तो उसी तरह उस समय भी होता होगा। कहता हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों और इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। अगला है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कहता कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। क्या है? धौलावीरा नगर बसा था। पूछेगा धौलावीरा कहाँ? तो हड़प्पा, एक गुजरात में। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा, यहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में? 3 भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए तो क्या है? कहता है कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल जो है नगर, ऐसे स्थान बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दाबने से बने उनकी छाप मिले हैं। देखिए यहाँ पर दिया लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। लोथल के क्या तालाब है? बंदरगाह, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी, यानी समुद्र से आने वाले इससे क्या करती थी? नाव रुकती थी। समझता यहाँ पर माल उतारा या चढ़ाया जाता था। यहाँ पर क्या होता था? माल उतारा चढ़ाया जाता था। आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक इमारत भी मिली है। यह संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके बनाने का, पत्थर के टुकड़े आदि बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा मुहर और मुद्रांकन का मुहरबंदी। कहता मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनकी मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी, और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर की छाप को क्या कहते थे? मुहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामने के साथ छेड़छाड़, सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। यानी मुहर, जैसे कोई भी सामान ले जाया था, अब तो मुहर सील होता है, सील तो उसी तरह पहले मिट्टी कराता था, और उसके बाद क्या कर देते? गीली मिट्टी को पोत कर उसका मुहर लगाए जाते थे। अगर टूटा हुआ है तो समझ जाइए कि सामान को छेड़छाड़ किया गया है, और नहीं टूटा हुआ तो सामान सही है। अब तो सील उल हो गया है। आगे पढ़ते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य।
सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 3900 साल पहले कहता अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखा, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं है। ये सब क्या है? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों को कहना है कि नदियां सूख गई थी, कुछ को कहना होगा कि नदी सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। इससे पता नहीं चलता कि हर नगर कैसे ही हुआ, लेकिन ये नहीं पता, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। हर जगह तो नहीं आया होगा, लेकिन हर जगह अंत हुआ। लेकिन इसके अनुमान लगाया कि बाढ़ तो आज तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ, अंत हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये भी कहता है कि ऐसा लगता होगा कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे आगे जब चालू होगा तब। कल्पना करो, कहता तुम अपने माता पिता के साथ 4,000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। मतलब क्या, कल्पना कीजिए कि मान लें कि आप माता पिता के साथ 4,000 पहले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम अपने माता पिता के लिए अपने साथ क्या ले जाओगे? मोहनजोदड़ो में तुम क्या को देखोगे? ये बताना है। तो ये आप अपने से क्वेश्चन आंसर करके मुझे जरूर बताइएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इस नंबर पर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। कुछ उपयोगी शब्द है, नगर है, नरदुब है, लिपिक है, मुहार है, शिल्पकार है, धातु है, विशेषक, कच्चा माल, हल और सिंचाई। हम इस पर आपका इसी चैनल पर जब ये कंप्लीट होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कुछ तिथियां दिया हुआ, जैसे मेहरगढ़ में कपास की जो खेती हुआ था 7,000 साल पहले, और नगरों का आरंभ जो लगभग 47 साल पहले, हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत जो है 39 साल पहले, और नगरों का विकास लगभग 25 साल पहले। ये इस सारा का आंसर आप मुझे व्हाट्सएप जो बताए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। थैंक यू।